गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने हमारा न्यू टॉपिक ईथर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ईथर के टाइप्स, ईथर की डेफिनेशन, ईथर में पाई जाने वाली आइसोमेरिज्म यानी कि ईथर में पाई जाने वाली समावयवता, ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे सिलेबस में जो ईथर मात्र जो ईथर है डाई एथिल ईथर, जिसका आईपीएसी नेम होता है इथॉक्सी इथेन, फॉर्मूला होता है C2H5OC2H5। इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाई एथिल ईथर यानी कि डाई एथिल ईथर को बनाने की विधि। इसमें सबसे पहली जो निर्माण विधि है वो है फ्रॉम एथिल हैलाइड। जो आपके एथाइल हैलाइड होते हैं उनसे हम किस प्रकार से ईथर बना सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जो एथिल हैलाइड होते हैं जब उनकी रिएक्शन सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है, यहाँ पर हमने जो एथिल हैलाइड लिया है वो लिया है एथिल आयोडाइड, C2H5I इसका फॉर्मूला है। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम Ag2O सिल्वर ऑक्साइड से। क्या फॉर्म होता है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये ईथर की ही प्रेजेंस में, मतलब किसी अन्य ईथर की उपस्थिति में ही यह अभिक्रिया होती है। जब हम इस मिश्रण को गर्म करते हैं, मतलब इस मिक्सचर को जब हम हीट करते हैं, तो हमें डाई एथिल ईथर जो है वो प्राप्त हो जाता है, साथ में सिल्वर आयोडाइड जो है वो निकल जाता है। इसी रिएक्शन में आप एथिल आयोडाइड की जगह पर एथिल ब्रोमाइड या एथिल क्लोराइड भी ले सकते हैं। तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम एथिल हैलाइड, जिसमें एथिल हैलाइड की जो रिएक्शन है वो सिल्वर ऑक्साइड से कराकर हम डाई एथिल ईथर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो हमने पढ़ा भी है, क्लास 10th में हमें पढ़ाया जाता है। इस प्रोसेस में जो अल्कोहल होता है उसके दो मॉलिक्यूल्स को कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, यानी कि एथाइल अल्कोहल के दो अणुओं को सल्फ्यूरिक अम्ल, वो भी कैसा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर इन दोनों एथाइल अल्कोहल के अणुओं से जल जो है वो निकल जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 होता है, जो सांद्र H2SO4 होता है, वो एक निर्जली कारक की तरह कार्य करता है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करेगा, इन एथिल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में जहाँ पर भी उसे वाटर दिखेगा वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ देखिए C2H5OH प्लस C2H5OH, ये हमने दो मॉलिक्यूल लिए, इसमें से एक अल्कोहल में से OH और एक अल्कोहल में से H जो है वो निकल जाता है और H2O के रूप में बाहर निकल जाता है, जो हमें सह उत्पाद के रूप में, बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। साथ में जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनेगा, C2H5O C2H5, और ये हमारा क्या है, डाई एथिल ईथर। प्रेजेंस किसकी रहती है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यानी सांद्र H2SO4 की, और टेम्परेचर रहता है 140 डिग्री सेल्सियस। इस रिएक्शन को हम और किस तरह से करा सकते हैं, तो कह रहे हैं व्हेन वेपर्स ऑफ इथाइल अल्कोहल्स आर पास्ड ओवर रेड हॉट एल्यूमिना एट 250 डिग्री सेल्सियस और एल्यूमिनियम फॉस्फेट एट 350 डिग्री सेल्सियस, डाई एथिल ईथर इज ऑब्टेन्ड। जो हमारी अगली अभिक्रिया उसमें भी हमने देखिए यहाँ पर दो अणु ही लिए हुए हैं एथाइल अल्कोहल के, लेकिन जो हमारी उपस्थिति है और जो हमारी कंडीशंस थी केमिकल रिएक्शन की, जो परिस्थिति थी, उसे हमने परिवर्तित कर दिया, उसे हमने बदल दिया है। इससे पहले वाली अभिक्रिया में हमने लिया था सांद्र H2SO4 और टेम्परेचर था 140 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अब हम क्या ले रहे हैं, अब हम ले रहे हैं Al2O3, जिसे हम कहते हैं एल्यूमिना, और वो भी कैसी होनी चाहिए, रेड हॉट एल्यूमिना, लाल तप्त एल्यूमिना लेते हैं। अब लाल तप्त कैसे होगी, तो कह रहे हैं क्या कर दीजिए, उसको 250 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दीजिए। जब आप इतने टेम्परेचर तक हीट करेंगे तो जो आपकी एल्यूमिना है वो रेड हॉट हो जाएगी, और इसमें जब आप इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे तो जो एथिल अल्कोहल है वो भाप में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये एल्यूमिना के ऊपर से पास होता है, मतलब प्रवाहित किया जाता है इथाइल अल्कोहल, तो ये ईथर में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, हमें ईथर हमारा प्राप्त हो जाता है। इसी अभिक्रिया में, इसी रिएक्शन में एल्यूमिना अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप अपना रिएजेंट चेंज कर सकते हैं। आप एल्यूमिनियम फॉस्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है AlPO4, PO4 जो है फॉस्फेट आयन होता है, और एल्यूमिनियम फॉस्फेट के लिए AlPO4, ये आप ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको टेम्परेचर कितना लेना पड़ेगा, 350 डिग्री सेल्सियस।
दोनों में से किसी एक की प्रेजेंस में जब आप इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल को हीट करते हैं, इथाइल अल्कोहल के अणु को गर्म करते हैं, तो आपको आपका ईथर प्राप्त हो जाता है। और ये जो रिएक्शन है, कह रहे हैं दिस इज इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डायएथिल ईथर। ये आपकी डायएथिल ईथर की औद्योगिक निर्माण की भी विधि होती है। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है विलियमसन सिंथेसिस, जिसे हिंदी में कहा जाता है विलियमसन संश्लेषण। इसमें क्या होता है, व्हेन एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड, यानी कि एथिल ब्रोमाइड या फिर एथिल आयोडाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ जब गर्म करते हैं तो हमें डाई एथिल ईथर जो है वो प्राप्त हो जाता है। रिएक्शन देखिए क्या होती है, तो ये हमने ले लिया CH3CH2I यानी कि इथाइल आयोडाइड, आप इसकी जगह एथिल ब्रोमाइड भी ले सकते हैं। और इसकी रिएक्शन किससे कराने जा रहे हैं, C2CH2CH3ONA, एक तरह से ये आपका C2H5 लिखा हुआ है, यह है ONA, तो बन गया सोडियम एथॉक्साइड। तो जब हम अपने एथिल आयोडाइड या एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड से करते हैं, तो यहाँ सोडियम एथॉक्साइड का सोडियम और एथिल आयोडाइड का आयोडीन, ये सोडियम आयोडाइड के रूप में क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो बचा क्या, बचा CH3CH2O CH2CH3, तो CH3CH2 एथिल ग्रुप हो गया और यहाँ पर CH2CH3 एथिल ग्रुप हो गया। तो फाइनली जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है, डाई एथिल ईथर, ये हमें प्राप्त हो जाता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण यानी कि विलियमसन सिंथेसिस भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू फॉर्म और हाउ विल यू ऑब्टेंड ईथर थ्रू विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन संश्लेषण के द्वारा आप ईथर कैसे प्राप्त करेंगे, तो आपको ये रिएक्शन वहाँ पर लिख करके आनी होगी। एक्सप्लेनेशन जो होता है रिएक्शन का, वो आप हमेशा अपने वर्ड्स में लिखेंगे कि रिएक्शन में क्या हो रहा है, इसलिए उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप केमिकल रिएक्शन समझ लीजिए कि क्या हो रहा है और वहाँ पर एक्सप्लेन कर दीजिए। नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से डाई एथिल ईथर को प्राप्त करना। ये कैसे होता है, तो बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एन ईथर कैन बी कन्वर्टेड इनटू इट हायर होमोलॉग। कह रहे हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का उपयोग करके आप किसी कम भार वाले ईथर को ज़्यादा भार वाले ईथर में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कि जो आपके ईथर फैमिली के स्मॉल मेंबर होंगे, कम कार्बन वाले जो मेंबर होंगे, उनसे आप ज़्यादा नंबर के कार्बन फैमिली के मेंबर में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, रिएक्शन से समझिए। यहाँ पर कह रहे हैं क्लोरोमेथिल इथाइल ईथर, हमने क्या लिया है, क्लोरोमेथिल इथाइल ईथर कैन बी कन्वर्टेड इनटू डाई एथिल ईथर विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से जो क्लोरोमेथिल इथाइल ईथर है, ये एक ही यौगिक है। इसमें वैसे आपका जो ईथर है वो मेन इतना पार्ट है मेथिल एथिल ईथर, लेकिन क्योंकि मेथिल ग्रुप से क्लोरीन ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्लोरोमेथिल इथाइल ईथर। और जब इसकी अभिक्रिया हमने अपने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराई तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हमें ईथर हमारा डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। फॉर्मूला देख लीजिए, CH3MgI RMgX, ये आपका फॉर्मूला होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, जनरल फॉर्मूला होता है। तो R का मतलब एल्किल ग्रुप, Mg मैग्नीशियम और X की जगह कोई भी हेलोजन, तो हमने यहाँ ले लिया CH3MgI। इसकी हमने रिएक्शन कराई CH3CH2O CH2Cl, तो ये आपका हो गया क्लोरोमिथाइल इथाइल ईथर। जब इनकी रिएक्शन हुई तो MgI और Cl जो है वो निकल जाता है, साथ में बचता क्या, CH3CH2O CH2CH3, यानी कि डाई एथिल ईथर यहाँ में प्राप्त हो जाता है। तो ये थी हमारी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा ईथर की प्राप्ति। नेक्स्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है हमारा लेबोरेटरी मेथड, यानी कि प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला में ईथर बनाने की विधि में हमको क्या करना है, इन लेबोरेटरी डाई एथिल ईथर इज प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, concentrate H2SO4 is used as dehydrating agent, the reaction occurs as follows। ये सेम रिएक्शन है जैसे आपने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में जो सेकंड केमिकल रिएक्शन पड़ी थी, जो दूसरी अभी हमने रासायनिक अभिक्रिया पड़ी थी डाई एथिल ईथर के निर्माण विधि में, वैसी ही अभिक्रिया है, लेकिन बस यहाँ पर जो टेम्परेचर आपको रखना है वो कितना रखना है, 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें और उस रिएक्शन में जो इससे पहले आपने रिएक्शन पढ़ी उसमें अंतर कितना सा है, छोटा सा अंतर ये कि वहाँ पर दोनों इथाइल अल्कोहल आपस में अभिक्रिया करते थे और यहाँ पर
एक एक करके पहले एक इथाइल अल्कोहल का जो मॉलिक्यूल है वो जाकर सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है। फिर उसके बाद दूसरा जो है इथाइल अल्कोहल आ करके इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट जो है प्राप्त हुआ उस पर जाकर अटैक करता है और ईथर में कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्शन देखिए किस तरह से होती है। पहले मैं केमिकल रिएक्शन बताता हूँ, उसके बाद इसके डायग्राम को एक्सप्लेन करता हूँ। तो रिएक्शन में क्या है, सबसे पहले हमारा इथाइल अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल H2SO4 के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है और H2SO4 में से H और OH में से C2H5OH जो है इथाइल अल्कोहल में से OH जो है निकल करके HOH मिलकर वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। बचता क्या है, C2H5HSO4। तो C2H5HSO4 जिसे कहा जाता है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये हमें प्राप्त हो जाता है। ये रिएक्शन हमने कितने टेम्परेचर पे कराई, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब हम टेम्परेचर इतना ही रखेंगे और जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट हमें प्राप्त हुआ है इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, थोड़ा सा एथिल अल्कोहल और ऐड कर देंगे। तो अब क्या होगा, ये जो HSO4 था वो दूसरे वाले C2H5OH के मॉलिक्यूल से सिर्फ H लेता है और वापस से H2SO4 क्या कर लेता है, बना लेता है। इसकी यही स्पेशलिटी है इस रिएक्शन की कि इसमें आपको H2SO4 जो है बार बार मिलाना नहीं पड़ता है, क्योंकि अभिक्रिया पूरा होते ही जो H2SO4 हमने मिलाया था स्टार्टिंग में वो हमें वापस से रिएक्शन के लास्ट में मिल जाता है। और जब यहाँ पर HSO4 और H निकल गया तो बचा क्या, C2H5O C2H5 यानी कि ईथर हमारा फॉर्म हो जाता है। अब इसमें जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो फिगर है वो देख लीजिए। यहाँ पर ये हमने एक थिसल फनल ली हुई है, राउंड बॉटम फ्लास्क की फनल होती है, इसका नाम होता है थिसल फनल। इसमें इथाइल अल्कोहल भरा हुआ है और ये हमने देखिए थर्मोमीटर लगाया हुआ है। क्यों, थर्मोमीटर का काम यहाँ पर यह है कि ये टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन रखेगा। नीचे यहाँ पे जो राउंड बॉटम फ्लास्क है इसमें हमने इसको डिस्टिलिंग फ्लास्क कहते हैं क्योंकि इसमें गर्म किया जाएगा, आसवन वाला फ्लास्क है ये हमारा। इसमें हमने लिया हुआ है कंसनट्रेट H2SO4 और क्योंकि इथाइल अल्कोहल ऊपर से गिर रहा है तो यहाँ पर मिश्रण होगा एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल का। डायरेक्ट हीट नहीं करते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क को, यहाँ पर सैंड बाथ में रखा हुआ है, यानी कि ये जो बाउल है इसमें सैंड फिल है, सैंड के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। सैंड से हीट करने का रीज़न ये होता है ताकि राउंड बॉटम फ्लास्क के हर एक हिस्से को इक्वल अमाउंट में हीट एनर्जी मिले, यानी कि जो ऊष्मा है वो बराबर से मिले। अगर आप डायरेक्ट हीट करेंगे तो जो सिरा जो है, जो भाग जो है बर्नर के ठीक ऊपर रखा होगा वहाँ पर ज़्यादा गर्मी पहुँचेगी, बाकी भाग में उतनी गर्मी पहुँचेगी नहीं, तो केमिकल रिएक्शन उतनी इफेक्टिवली नहीं हो पाएगी, यानी उतनी प्रभावशाली अभिक्रिया नहीं होगी। इसलिए हमने सैंड बाथ में सेपरेटर्स को रखा है। इसको आप जानते ही ये लीबिस कंडेंसर है, क्योंकि यहाँ पर जो ईथर प्राप्त होता है वो वेपर के फॉर्म में, यानी कि वाष्प के रूप में प्राप्त होता है। फिर उस वाष्प को हम इस लीबिस कंडेंसर के थ्रू क्या कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं और यहाँ आकर के कलेक्ट कर लेते हैं। इसमें हमने ये कॉनिकल फ्लास्क लिया हुआ है, कॉनिकल फ्लास्क को हमने एक बीकर में रख दिया जिसमें बर्फ़ भरी हुई है ताकि जो वेपर्स आएँ वो ठंडी होकर के लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं। अब इस रिएक्शन में जैसा कि मैंने बताया था कि H2SO4 आपको एक बार ही ऐड करना होता है। यहाँ पर आप एक बार H2SO4 ले लेंगे, ऊपर से एथिल अल्कोहल का मॉलिक्यूल आता जाएगा, ईथर बना करके उसकी वेपर बनाता जाएगा और रिएक्शन के लास्ट में जो H2SO4 है वो यहाँ पर अलग हो जाएगा। इसीलिए इस प्रक्रिया को कंटिन्यूस ईथरीफिकेशन प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं अविरत ईथरीकरण विधि। अविरत का मतलब कि बिना रुके ये प्रोसेस जो है वो चलती रहती है। तो आपसे लेबोरेटरी मेथड भी पूछ सकता है या आपसे कंटिन्यूस ईथरीफिकेशन प्रोसेस या अविरत ईथरीकरण विधि पूछ सकता है। तो ये था हमारा मेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन, लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ईथर का, यानी कि ईथर का प्रयोगशाला विधि। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्यूरिफिकेशन ऑफ ईथर, यानी कि ईथर का शोधन। तो इम्प्योरिटी जो हैं उन्हें हम किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ होंगी। सबसे पहले तो उसमें H2SO4 की इम्प्योरिटी हो सकती है या H2SO3 की इम्प्योरिटी अशुद्धि के रूप में हो सकती है ईथर में। ईथर में अल्कोहल की अशुद्धि हो सकती है और ईथर में वाटर की भी अशुद्धि क्या हो सकती है, उपस्थित हो सकती है। जो जल है वो भी अशुद्धि के रूप में उपस्थित हो सकता है। तो अब इसे एक एक करके हम क्या करते हैं, साफ करके प्योरीफाई कर लेते हैं अपने ईथर को। लास्ट में जो हमें ईथर मिलता है वो क्या होता है, एकदम शुद्ध ईथर हमें प्राप्त हो जाता है। तो 3 प्रक्रियाएं हैं। सबसे पहले करें, इम्प्योर ईथर इज टेकन इन अ सेपरेटिंग फनल एंड शेकन विद डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन।
सेपरेटिंग फनल को पृथकारी कीप कहा जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा इम्प्योर जो अशुद्ध ईथर है उसे भरते हैं और साथ में उसमें थोड़ा सा तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलेन डालते हैं और उस फनल को क्या करते हैं, हिलाते हैं, शेक करते हैं, मतलब कि हम उसे हिलाते हैं। तो क्या होता है, 2 लेयर्स आर फॉर्म्ड इन द फनल। फनल में 2 तरह की लेयर बन जाती हैं, एक बन जाती है H2SO4 की और एक अल्कोहल की। तो ये जो है H2SO4 और अल्कोहल ये तो नीचे चला जाता है। फनल में यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ तो फनल आपको क्लियर हो जाएगी किस तरह की होती है। ये इस तरह की एक लंबी ट्यूब होती है जहाँ पर यहाँ पर स्क्रू या टैप लगा होता है और इसमें क्या करते हैं, जब आप इस फनल में डालते हैं अपना ईथर, अशुद्ध ईथर आप डालेंगे, आप उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डालेंगे और जब इसको हिलाएंगे तो इसमें 2 लेयर बन जाती हैं। एक लेयर बनती है अल्कोहल की और H2SO4 की जो यहाँ नीचे इकट्ठा हो जाती है, ठीक है ये, और इसके ऊपर आपका शुद्ध जो ईथर है वो आपको यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। अब इसको अलग कैसे करना है, तो टैप थोड़ा सा ऑन किया जाता है तो ये जो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, जो अल्कोहल और H2SO4 का जो मिश्रण है वो धीरे धीरे नीचे गिरना स्टार्ट होता है। हमारी नज़र जो है बिल्कुल हटनी नहीं चाहिए, जैसे ही आपका जो बिंदु है वो ईथर तक पहुँचे, यहाँ पर जिस पॉइंट पर ईथर यहाँ पहुँच जाए उस पॉइंट पर ही आपको टैप को क्या कर देना है, बंद कर देना है। और फिर उसके बाद उसमें से केवल इतना टैप ऑन करना है कि एक एक बूंद जो है अल्कोहल और H2SO4 नीचे गिरे और जैसे ही वो अलग हो जाता है हम टैप को पूरी तरह से बंद कर देंगे। तो यहाँ पर जो आपका बीकर होगा उसमें आपका जो अल्कोहल है और जो H2SO4 है वो इकट्ठा हो जाता है और जो शुद्ध ईथर है वो यहाँ पर सेपरेटिंग फनल में पृथकारी कीप में ऊपर शेष रह जाता है और इस तरह से H2SO4 और H2SO3 की जो अशुद्धि होती है वो दूर हो जाती है। इसके बाद भी अगर अल्कोहल जो है अशुद्धि के रूप में उसमें उपस्थित है अगर आपके ईथर में, तो क्या करना है, जो इथरल लेयर आपने ली जो शेक करी थी उसको फिर से 50% CaCl2 सॉल्यूशन के साथ क्या कर देना है, शेक करना है। यानी कि कैल्शियम क्लोराइड 50% आपको कैल्शियम क्लोराइड का विलेन लेना है और उसके साथ उसको हिलाना है। तो जो अल्कोहल होगा वो CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड के साथ क्या बना लेगा, क्रिस्टल बना लेगा। किसके बनाता है, CaCl2.4C2H5OH के क्रिस्टल जो हैं वो बन जाते हैं और उन क्रिस्टल को आप छन्नी से छान करके या फिल्टर पेपर से छान करके क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इतनी अशुद्धियों को दूर करने के बाद भी अगर जल जो है शुद्धि के रूप में उपस्थित है तो आपको क्या करना है कि आपको जो फिल्ट्रेट मिला, जो ईथर मिला, अगर उसमें अभी भी जल अशुद्धि के रूप में है तो उसको आप एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के ऊपर 2 से 3 दिन के लिए रख देंगे। तो कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, क्योंकि ये एनहाइड्रस होता है यानी कि निर्जलीकारक होता है, तो ये उस ईथर में से जल को क्या कर लेता है, धीरे धीरे अवशोषित कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और आपको प्योर ईथर जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से इन 3 अलग अलग स्टेप से हम अपने ईथर को क्या कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आया हो तो आप उसे क्लियरली पूछ सकते हैं और उसे क्लियर कर सकते हैं। मैंने एक एक टर्म इसीलिए हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो कि सर इंग्लिश में पढ़ाया है ऐसे हिंदी में नहीं एक्सप्लेन किया, तो इसीलिए मैंने आपको हर एक पॉइंट हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पर्सनल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम सेंड करके उसे क्लियर कर सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।